मैं कह रहा हूँ वो गोल्डन सोच यार उसामा फटी पड़ी है। बाकी एक नया बंदा रख रहा हूँ। अब जो उसने मेरी 35 सैलरी रखी थी उसमें कितनी परेशानी इसने मुझे दी है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। मस्जिद वाले मामले में तुम लोगों को एक चीज दिखाई गई थी कि मेरा मोबाइल तोड़ा गया था, वो मेरा मोबाइल तोड़ा नहीं गया था। इन्होंने मुझे मेरी ही हक के लिए इतना ख्वार किया, इन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज किया, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। मैंने बोला कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि अपना हक मैं आपसे मांग रहा हूँ। मुझे एक वक्त के लिए इतना रिग्रेट हुआ कि मैंने इस बंदे के पास जॉब ही क्यों की। अस्सलाम वालेकुम, मुझे जानते होगे उसामा ओपी की वीडियो देख रहे हैं आज हम, जो फाद भाई को एक्सपोज करा है। फाद भाई तो नहीं है, सैयद फाद को एक्सपोज किया है। ठीक है भाई, वो किसी का नहीं है। ऐसे भाई हो तो बंदा मार ही दे भाई, ठीक है, साफ बात है। बेचारे साथ स्कैम किया उन्होंने। चलो साथ में बैठ के वीडियो देखते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो आगे, मेरी नहीं इसकी करो, ठीक है, ताकि इसकी आवाज़ आगे जाए। सैयद फाद इसके साथ जो थ्रेड कर रहा है ना कर सके। वो 3-4 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहता था कि इस वीडियो को मैं अल्लाह ताला के नाम से शुरू करूं ताकि मेरी तरफ से कोई एडिशनल चीज़ ना मैं बोलूँ, ना मैं कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाऊं। टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि जिसके पास मैं काम करता था सैयद फाद, उसने मेरे साथ 1,95,000 का स्कैम किया है। वो कैसे किया है आगे आने वाली इस वीडियो में सारे प्रूफ के साथ और एक एक चीज़ दिखाऊंगा और उसमें बात करूंगा। मेरी जो ऑडियंस है वो मोस्टली बच्चे हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि मेरी जितनी एज के लोग हैं, मेरे साथ जो हुआ, जो भी स्कैम मेरे साथ किया, क्या क्या उसमें हुआ, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। और अपनी लाइफ में एक प्रोफेशनलिज्म तुम लोगों को सीखने को मिलेगा कि जिसके साथ भी तुम्हारी डील हो उसके साथ कैसे रहना चाहिए तुम्हें, और सामने वाले बंदे के साथ कैसे फेस करना चाहिए। तो जब मेरे 20,000 सब्सक्राइबर थे, मैंने बोला था कि मैं अपनी वीडियो में Q&A वीडियो बनाऊंगा और तुम लोग सारे क्वेश्चन दे दो। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, वो आगे तुम लोगों को इस वीडियो में सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। मैं बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आता है कि मैं सैयद फाद से किस तरीके से मिला। मैंने आज से 2 साल पहले अपने यूट्यूब चैनल पे ये वाली वीडियो डाली थी जो कि तुम लोगों को स्क्रीन पे शो हो रही होगी। और ये वीडियो ऐसी थी कि मेरे एक तरीके से पोर्टफोलियो था ये, क्योंकि मैंने इसमें 1 हफ्ता एडिटिंग में लगाया और 1 हफ्ता वीडियो बनाने में लगाया। उस वक्त मेरा एक दोस्त था, अभी भी है वो, जिसका नाम समी, और वो मोस्टली यूट्यूबर्स के साथ कंटेंट में था। वो एडिट्स वगैरह करता था यूट्यूबर्स की। तो फाद भाई किसको कॉल आई, बोला यार मुझे ना एक बंदे की नीड है, तुम्हारे पास अगर कोई नज़र में हो तो मुझे बताना, क्योंकि सारे काम मेरे संभाले लाई, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग और थंबनेल। फिर समी की मेरे पास कॉल आई, यार एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, करोगे? मैंने बोला हाँ क्या है। समी ने मुझे बताया कि एक बंदा है सैयद फाद। अब जब उस वक्त उनके थे तकरीबन 7 से 8 लाख सब्सक्राइबर थे 2 साल पहले, तो मैं इतना नहीं जानता था उनको। तो मैंने चैनल सर्च किया, मैंने बोला अच्छा ये हाँ, इनकी मैंने 1-2 वीडियो देखी हुई है, तो मैं नंबर दे रहा हूँ, तुम इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। मैंने बोला सही है। फाद भाई का मेरे पास नंबर आया, मैंने उनको कॉल की, मैंने बोला मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम अपनी वीडियो का लिंक सेंड करो, तो मैंने उनको वाली वीडियो का लिंक सेंड की दिया। वो उन्होंने देखी होगी, जाहिर सी बात है, वो एक बंदा रख रहे हैं तो कुछ तो देखेंगे यार उसको एडिट आती है, कुछ आता है, तो मैं उसको फिर हायर करूंगा। तो उन्होंने वाली वीडियो देखी, उनको अच्छी लगी होगी, उन्होंने बोला सही है, मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुमसे मुलाकात करूंगा, बातें करूंगा, फिर देखते हैं कि जो भी होगा कोऑर्डिनेट हम लोग कर लेंगे। मैंने बोला सही है। अब इसके बाद 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ता गुजर गया, हमारा मिलना नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये रहते थे उस वक्त नॉर्थ कराची की तरफ और मैं रहता हूँ सदर की तरफ, तो तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था। अब उनका सदर आना नहीं होता था, तो 1 हफ्ते बाद वो आए। उन्होंने बोला कि उसामा मैं इस लोकेशन पे हूँ, तुम आ जाओ। अब मेरा ये था कि 2 साल पहले मैं इतनी बाइक चलाता था ना, मुझे रास्तों का आइडिया था। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैंने बोला क्या कर रहा है उसामा? मैं फ्री हूँ। मैंने बोला आ जाए, एक लोकेशन पे जाना है। तो वहाँ पे हम लोग गए और फाद भाई वहाँ से फ्री हो रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने उनसे मुलाकात की, उन्होंने मुझे अपनी बाइक पे बैठाया, मेरा दोस्त पीछे पीछे आ रहा था और हम लोग चले गए बातें करते करते 5 स्टार की तरफ। उन्होंने मुझे इस दौरान बताया कि भाई हमारा ईजी काम होता है, मोबाइल पे सारी एडिट होती है, मोबाइल पे काम होता है, लोगों को लगता है कि हम इतनी वो करते हैं, मेहनत करते हैं। मैंने बोला सही है, ऐसा ऐसा काम है। तो मैंने सारा काम समझा। फिर उसके बाद जब लोग वहाँ पे पहुंचे तो हमारी बात हुई कि भाई अब कल से ज्वाइन करो मुझे और सुबह तुम 8 बजे आ जाना। मैंने बोला सही है। घर पे मैं गया, मैंने अपने घर वालों को बताया कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। और ऑफ कोर्स मेरे घर वाले शुरू में मना कर रहे थे क्योंकि मैं इतना बाहर नहीं निकलता था। फिर उनको मैंने समझाया और मैं इसी फील्ड में था पहले से, यूट्यूब वगैरह की, तो मैंने बोला यार मुझे जाना चाहिए। जो मेरे आसपास के लोग थे वो इन चीज़ों में इतना नहीं थी, तो मैंने बोला यार मेरे लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा, ये मेरा दिमाग भी खुलेगा साथ में अगर मैं लोगों के साथ उठा गया। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला चलो ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। मैंने अपने सुबह भाई को उठाया, मैंने बोला यार मुझे यहाँ पे जाना है, तो उसने बोला चलो ठीक है। सुबह 7 बजे हम लोग निकले और तकरीबन 7:30 या 8 बजे तक वहाँ पे पहुँचे। अब पहला एक्सपीरियंस ही मेरा ऐसा रहा, वहाँ पे पहुँच के मैंने उनको कॉल करना शुरू की। अब मेरे पास एक छोटा मोबाइल था और मेरा XR था जो कि मैं उस वक्त यूज़ करता था, वो नॉन BTA था वो भी। अब मैं उनको 1 कॉल की, 2 कॉल की, 3 कॉल की, फ़ोन नहीं उठा रहे। अब हमें हो गए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट वहाँ पे। अब मेरा भाई मुझे गुस्से से देख रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उसको अपने काम के लिए लाया था और सुबह बंदे की नींद में पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है।
तो खैर वो मेरे साथ आया, सब कुछ किया उसने। लेकिन एक होता है ना कि यार जिस बंदे ने आपको बुलाया उसके अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए कि कोई आ रहा है तो आप उसके लिए या तो थोड़ा सा उठ के रहो और या तो एक्टिव रहो, बट उसके अंदर वो चीज़ नहीं थी। अब हमने क्या बोला कि यार 15 से 20 मिनट हो गए, वो बंदा आ ही नहीं रहा, तो हम लोग वहाँ से जाने लगे। अब जैसे ही वहाँ पे जाने लगे और पीछे इसका घर था और हम लोग यहाँ से यूँ जा रहे हैं और अचानक से मेरे मोबाइल में कॉल आई, अबे कहाँ जा रहे हो भाई, पीछे देखो। मैंने पीछे देखा तो बंदा खिड़की में खड़ा हुआ था। मैंने बोला शुक्र हमारी ख्वारी नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं गया और हमने लाइक 2 साल पहले मैंने इसके साथ जो पहली वीडियो बनाई थी वो थी ये वाली, स्क्रीन में तुम लोग को शो हो रही होगी, हस्की वाली जो थी, वो मैंने पहली वीडियो बनाई और वहाँ से मुझे आइडिया हो गया अच्छा ये थोड़ा बहुत काम होता है। मैंने इनको शुरू में एक बात बोलती थी कि यार मेरा और आपका माइंड मैच होने में मुझे तकरीबन 1 महीना लगेगा कि मैं समझूंगा कि इस काम को किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि मुझे सिर्फ एडिट आती थी, बाकी कैमरा एडिटिंग से पहले मैंने कभी भी नहीं की हुई थी। मेरे पास कोई बाइक वगैरह नहीं थी, मेरा वो एक बाइक यूज़ करते थे जो कि मैंने फिर वो यूज़ करना शुरू कर दी और मैं उसमें उसके पास आता जाता रहता था। जिस बाइक को तुम लोग मुन्ना शबाड़ा के नाम से जानते हो वो असल में मेरी बाइक है और वो अभी भी उसके पास ही है, तो उसमें मैं आता जाता रहता था। जब मैं उसके पास गया पहले दिन ही तो उसने बोला यार, अब जाहिर सी बात है ये तो कुछ यूनिक बाइक है ना, उसने बोला यार इस पर भी कुछ कंटेंट बन सकता है। मैंने बोला हाँ सोचेंगे उसके ऊपर ना। फिर ये हुआ, हमने साथ 1 महीने लाइक काम किया और 1 महीने बाद फिर हमने मुन्ना शबाड़ा वाली वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। अब उस वक्त मैं था सैलरी पे, इसने मेरी रखी हुई थी 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी। अब तकरीबन आई गेस 1 साल बाद या फिर 4-5 महीने बाद इसकी शादी भी थी, तो ये ना थोड़ा उस काम में भी लग जाता था। ज़्यादातर इसकी तरफ से छुट्टियाँ होती थी। मुझे अभी याद है हम लोग पार्क में बैठे हुए थे, मुन्ना शबाड़ा का इंट्रो रिकॉर्ड कर रहे थे हम लोग। ऐसे बोला यार देखो छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो मुझे नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि महीने में वीडियोस कम बन रही है और रेवेन्यू ऑफ कोर्स कम बन रहा है। तो मैंने बोला सही है, आप क्या चाहते हो? उसने बोला कि यार हम लोग करते हैं पर वीडियो के हिसाब। मैंने बोला अच्छा पर वीडियो कितने? पर वीडियो का मतलब ये होता है मैं इसके पास जा रहा हूँ और हम लोग 3 बजे वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमारी यही होता था। अगर इसके पास सुबह के 7 बजे भी जाता हूँ ना, हमारी वीडियो स्टार्ट 3 बजे ही होती थी। तो 3 बजे वीडियो स्टार्ट हो रही है और रात को मगरिब के बाद हम लोग कुछ काम नहीं करते थे, मना करता था, बोलता था वीडियो नहीं बनेगी क्योंकि क्वालिटी डाउन हो जाती है रात के टाइम। पर वीडियो में ये होता है कि मैं आज एक दिन गया इंट्रो बनाया, 2 दिन गया आधी वीडियो शूट हुई, तीसरे दिन गया पूरी वीडियो शूट हुई, चौथे दिन गया एडिट हुई, 4 दिन में 1 वीडियो कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 4 दिन में गया 1 वीडियो बनी, इसका मतलब मेरे पैसे बने। तो ये होता है पर वीडियो, भले अब वो 1 दिन में बने, 2 दिन बने, 3 बने। उसके बाद मैंने बोला सही, अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि यार इतना देर लगती है वीडियो बनाने में, 2-2 दिन लगते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, पर वीडियो उसने रखा मुझे 1500 रुपये। मैंने बोला अच्छा। अब उसके बाद मैं गया 2-3 दिन ये वो मुझे पर वीडियो करके 1 महीने की सैलरी मुझे मिली तकरीबन 12,000 रुपये। कितने सब्सक्राइबर? 9 लाख सब्सक्राइबर वाला बंदा जो कि मुन्ना शबाड़ा सीरीज में 1 मिलियन व्यूज़ दे रहा है और उसने सिर्फ एक काम करने वाला बंदा है उसको वो दे रहा है 12,000 रुपये। तो मैंने बोला चलो, मैं इतना वो उस वक्त नहीं होता था पैसों पे ना मैं इतनी कोई बात करता था, क्योंकि मैंने बोला चलो ठीक है यार, बंदा मैं शुरू में हूँ, इतना सही है। मुझे इस वक्त आइडिया नहीं था कि आगे जाके भी ऐसे ही मेरे साथ कुछ होने वाला है। होता ये था कि हमारी 3 दिन में 1 वीडियो बनती थी, आधे घंटे का रास्ता था, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया 200 का पेट्रोल मेरा निकल जाता था आने जाने में ही, तो तकरीबन 200 एक दिन, 200 2 दिन, 3 दिन का भी एवरेज नहीं लगाते, 400 मेरा ऐसे ही निकल जाता था। और उसके बाद तकरीबन हमारी महीने में वीडियोस बनती थी सिर्फ 4 या 5 और तकरीबन मेरे ऐसे बनते थे 12,000 रुपये, 12,000 रुपये समथिंग कुछ बनते थे। ऐसे करते करते मैंने इसके बाद तकरीबन 1 साल काम किया और बीच में कुछ ऐसा सीन भी होता, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरी से थोड़ी बहुत लाइक बहस हो गई थी किस बात पे। ये लोग रहते थे तकरीबन तीसरे फ्लोर पे कैसे कि मेन गेट होता था, नीचे जो उनकी रहती थी वो रहती थी पप्पो, मेन गेट यहाँ पर होता था और इसके थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे एक और गेट होता था लोहे का और उसके राइट साइड में मतलब वो अंदर जाके रहते थे, उनका घर वहाँ से स्टार्ट होता था। ठीक है, अभी जो मेन गेट था इसको बिल्कुल बराबर में सीढ़ियाँ होती थी ऊपर जाने के लिए ना। तो उसके बाद ऐसा बोला क्या है मैं तुम्हें दूंगा चाबी, तो उसको पता था ये भी कभी कभी भाई चला जाता है, कभी ये घर पे लेट आता है नीचे, तो उसको खुद भी पता था। बोला मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, तुम डायरेक्ट ऊपर आओ और छत पे जाके बैठ जाऊंगा। ये छत पे एक कमरा दिया हुआ था, अगर मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं लगा दूंगा कि वो किस टाइप का कमरा था। 9 लाख सब्सक्राइबर भाई के पास थे और ना भाई के पास कोई स्टूडियो था। अगर इनसे कभी पूछा जाए तो मुझे कहते थे कि यार वेम्पायर वगैरह को ना मैंने बताया था ये सारी एडिट का, और उसके बाद फिर स्टूडियो का भी नहीं पता था उसको। मैंने बोला कि स्टूडियो का मतलब क्या होता है, स्टूडियो कैसे लेते हैं, तो ये सारी बातें इन्होंने मुझे बताई और मेरे दिल में से मैं मुंह पे नहीं बोल सकता था। ऑफकोर्स मैंने इनको दिल में बोला कि आपके पास कौन सा स्टूडियो है, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट होने के बाद भी आप उसको इन्वेस्ट नहीं करते, इतने पैसे होने के बावजूद भी। खैर वो कमरे की ऐसी हालत होती थी, मैं
कि अक्सर वो झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगती थी, कमरे का लाइक ऐसा तहस नहस हुआ था। वो छत का कमरा था, हवा आती थी, मिट्टी भी साथ में आती थी। खैर, तो उसने मुझे अपने घर की चाबी दी उस वक्त और उसने बोला कि तुम आ जाना। अब मैं अगले दिन आया, मैंने चाबी से दरवाजा खोला तो उनकी पप्पू बाहर आ गई। बोला कि तुम ऐसे क्यों आ रहे हो अंदर, फात को चाहिए कि वो नीचे आए, मेरी जवान बेटियां ये वो। मैंने बोला कि आपकी जवान बेटियों को मैं थोड़ी देख रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट दरवाजा खोल के ऊपर जाऊँगा। तो बोला नहीं ऐसा नहीं होता, मैं पुलिस को कॉल करी, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उस वक्त फात भाई घर पे नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। जाहिर सी बात है, मैंने जैसे बताया वो नहीं होते थे, अक्सर बुलाते थे और कहीं बाहर चले जाते थे। तो उनकी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, फात भाई की अम्मी ने, कि बोला कि क्यों चीख रही है ये वो, तुम्हें जब फात ने चाबी दी है तो तुम आओ डायरेक्ट ऊपर। मैंने बोला पता नहीं क्यों चीख रहे, मुझे नहीं पता। खैर मैं ऊपर पे छत पे चला गया, इन दोनों की थोड़ी बहस वगैरह हुई और फिर वो मामला सॉर्ट आउट हो गया। फिर फात भाई आए और मैंने गाड़ी में बैठ के सारा मामला बताया। मैंने बोला देखो बंदी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ऐसे फायदा नहीं है कि मैं आऊँ, आपको चाहिए कि आप खड़े रहो वहाँ पे। उसने बोला कि अबे छोड़ना है इतनी सी बातों को, मैं होता तो मैं तो चीखना शुरू करता था, करने लग जाता ये वो ना। तो इस तरीके का माइंड सेट था उसका। मैंने उस वक्त उसको इतना कुछ नहीं बोला, मैंने दिल में बोला कि यार ये आप लोग कर सकते हो ऐसा, अगर कोई चिल्ला रहा हो सामने वाला तो आप उसके सामने नाचना शुरू कर दो। बट मैं इस तरीके का बंदा नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा मोहल्ला जमा हो जाए, वो चीख रही है और मैं खड़ा रहूँ और नाचने लग जाऊँ। मैंने उसको बोला कि फात भाई ऐसा नहीं करो, अगर मैं आ रहा हूँ तो काइंडली आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाओ और नीचे खड़े रहो, या तो फिर अपनी खिड़की पे खड़े हो, मैं आऊँगा डायरेक्ट कॉल करूँगा, आपका आधे घंटे का रास्ता अब आने वाला है, तो बस मैं थोड़ा एक्टिव रहूँ। अच्छा मैं तुम लोगों को एक और बात बताऊँ, मुझे ज़्यादा याद हो रहा है या तो इससे पहले या तो इससे बाद में ऐसे होता था कि अगर ये दरवाज़ा नहीं खोलता था ना, मैं आधे घंटे नीचे खड़े रहूँ। ठीक है, तुम लोग ने मेरी व्लॉग में देखा होगा, मैंने कोई व्लॉग डाला था मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें ये कि बाइक का सीन मैंने प्रॉपर दिखाया था, मैं किस तरीके से आता था। अक्सर बाइक में आ रहा होता हूँ तो मैं मस्जिद में रुकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दरवाजा नहीं खुलेगा, वो धूप डायरेक्ट मेरे मुंह पे लगती थी, तो मुझे कहीं रुकना जरूरी था। इसके घर के पास मस्जिद थी, वहाँ पे ठंडा पानी आता था, मैं मुँह पे डालता था। मैंने बोला अब अगर मैं ख्वार भी हो जाता हूँ ना आधा घंटा इसके घर के नीचे, तो मुझे इतनी धूप नहीं लगेगी और मैं थोड़ा ठंडा रहूँगा। तो मैं वजू वगैरह करता था, अक्सर नमाज पढ़ता था, फिर मैं इसके घर की तरफ जाता था। कि जब भी अगर ये दरवाजा नहीं खुलता था ना, मैंने ये केस को थोड़ा बहुत करने के लिए कि बंदा थोड़ा एक्टिव रहे इसके बाद भी, कि मैं अपने घर चला जाता था। अगर ये आधे घंटे में नहीं आता तो पूरा इसका दिन ज़ाया कर देता था, मैं ना कॉल उठाता था। क्योंकि जाहिर सी बात है कि यार आप अगर कोई बंदा आ रहा है तो आपको इतना ख्याल रखना चाहिए कि आधे घंटे के सफ़र करके आ रहा है, आप उसके साथ इतना कॉपरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। फिर उसके बाद हम लोग जब गाड़ी में बैठे हुए थे, मैंने उसको सारा मामला बताया कि आपकी पप्पू ने ये वो किया, तो उसने मुझे बोला कि सारा कि तू ऐ करा कर ये वो, चिल रहा कर, मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि चिल रहा कर ये वो। मैंने बोला मुझसे नहीं रहा जाता। तो मैंने बोला यार मैं फिर ऐसे ही चला जाया करूँगा, ठीक है, क्योंकि आप तो होता ही नहीं। उसने बोला कि भाई तुझे लाजमी है कि अगर मैं घर पे ना हूँ, तुझे लाजमी है कि तू अपनी अपीयरेंस दे मुझे। मैंने बोला कि मैं फिर इसका मतलब ये पूरा दिन खड़ा रहा। उसने बोला हाँ तू पूरा दिन खड़ा रहे, मैं जब तक नहीं आता तेरा काम है, तू आया। अगर कोई कंपनी में ये ना, फिर कंपनी से शुरू कर देता था अपने यूट्यूब की फील्ड को, ये एक नॉर्मल कॉल सेंटर या फिर कंपनी से जोड़ना शुरू कर देता था। इस माइंड सेट वाला बंदा था ये। बोलता था अगर तू कोई कंपनी में जा रहे है तो तुझे अपीयरेंस देना लाजमी है, ये वो। मैं बोला हमारा तो यूट्यूब का काम है। उसने बोला भाई तुझे आना है, जो भी हो जाए, मैं घर पे हूँ ना हूँ, तुझे आना है। हम लोग गाड़ी से उतरे और हमारी ऐसी कोई बातचीत हुई थी, हम लोग दरवाजे की तरफ खड़े हुए थे अपनी, तो मैंने कुछ ऐसी बात बोली थी, मुझे याद नहीं है। तो उसने बोला एक काम कर तू यार चला जा फिर, अगर तुझे नहीं करनी तो, अगर तुझे काम नहीं करना। ये बात है दूसरे महीने की। दूसरे महीने में हमारी इतनी थोड़ी बहसबाजी शुरू हो गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा कंट्रोल किया। मैंने बोला नहीं यार सामान चिल खैर है। तो अब ऑफकोर्स एक बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आपके पास कोई आ रहा है और आप इस तरीके से करो। और अक्सर मैंने अपने ब्लॉग में ये चीज़ दिखाई भी है कि फास्ट भाई कहाँ पर हो, भाई कहाँ पर हो। ये स्क्रिप्टेड नहीं होती थी, ये रियल में होता था। मुझे पता है कि यहाँ पे नहीं होना, ये मैं इसके घर पे जाऊँगा नहीं होगा, तो मैं जब तक ब्लॉग खींच देता था अपना। खैर फिर उसके बाद वो तो सुधरा नहीं और मुझे थोड़ा बहुत इसमें कॉपरेट करना पड़ा। और फिर जब मैं निकलने से पहले उसको मैसेज कर देता कि फास्ट भाई मैं आ रहा हूँ ये वो। अक्सर फिर ऐसा दोबारा भी होता था कि वो निकल जाता था बस। मैंने बोला चलो ठीक है यार खैर है। तो अब ये हुआ कि 1 साल बाद मैंने अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की, क्योंकि ऑफकोर्स मेरा गुजारा नहीं हो रहा था यार इसमें। मैंने बड़ी मुश्किलों से इससे सैलरी की बात की थी बढ़ाने की, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं नहीं करता पैसों की बात, अपनी सैलरी पे ही बात नहीं करता, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में अगर जो बंदा मेहनत कर रहा है, जो तुम्हारी मेहनत है, तुम उस हिसाब से पैसे मांगो, वरना फिर काम करने का फायदा नहीं है, जो कि मैंने गलती की है। मैंने उसको बोला कि फात भाई ऐसा मुझे सैलरी दी, उस वक्त मेरी सैलरी कुछ महीना खत्म हुआ था। मैंने बोला फात भाई मुझे अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करनी है। उसने अच्छा बता क्या बात करनी है। मैंने बोला यार ये 12-15 हज़ार में तो गुजारा नहीं हो रहा। तो उसे बोला कितनी करनी है। मैंने बोला 35। उसने बोला 35 तो नहीं। ऐसा बोला मैं तुझे कर दूंगा 25। इसने 25 बोला या 30 बोला। मैंने बोला नहीं 25 नहीं 35 ही होगी।
क्योंकि मुझे पता है कि 5,000 मेरे पेट्रोल में लग जाएंगे। हाँ, मैंने इसको ये बात बोली थी कि 5,000 मेरे पेट्रोल में लग जाएंगे और आना जाना तकरीबन 30, फिर वो बचेंगे 30,000 एंड में। तो बोला अच्छा, तो उसने बोला क्योंकि लाइक ऑफकोर्स जब मेरी 12,000 सैलरी थी तो खाना वाना भी इसकी तरफ से होता था, अगर मैं वो भी ऐड करना शुरू कर दे तो मेरे पास महीने में कुछ भी नहीं बचेगा। तो उसने बोला चलो, आप मुझे इसका माइंडसेट नहीं पता था कि जब भी ये पैसे बढ़ाता है तो ये रूल बनाना शुरू कर देता है। रूल कैसे, वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। रूल नंबर 1 ये था कि खाने के पैसे मैं नहीं दूंगा, मतलब वो नहीं देगा। रूल नंबर 1, छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे कितने, 1,400 रुपए। और भी इसमें बहुत सारे रूल बनाए थे तो मैं उसमें एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक बात बता रहा हूँ, वो तुम लोगों ने दिमाग में रखनी है। जब मुझे इसको लाइक तीसरा चौथा महीना हो गया था ना, तो मैंने और यूट्यूबर्स को लाइक वो अप्रोच करना शुरू कर दी थी। क्योंकि जब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल के बाद से 12 बजे मैं तकरीबन जाता था 2 बजे दोपहर के, और तकरीबन मैं 9 या 10 बजे मोस्टली 12 बजे फ्री हो जाता था। तो मैंने बोला यार मैं 1 घंटा और घर जाके अगर काम कर लूँ किसी के पास या किसी की एडिट कर लूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मेरा ऑफकोर्स काम बढ़ेगा। तो मैंने यूट्यूबर्स को मैसेज करना शुरू कर दिए इंस्टाग्राम पे कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो और मैं ऐसे काम करता हूँ। अब इसके सामने ही मैं मैसेज करता था, इसको लग रहा होता है ऐसा कि कौन ही जवाब देगा, माज़ को मैंने मैसेज किया और भी बहुत सारे यूट्यूबर से। तो मिशकात भाई ने जवाब दी, मिशकात भाई ने बोला सही है। या मैंने उसको बता दिया वो बात कि मैंने बोला ये देखो जवाब आया ये वो। तो उसने बोला कि चलो सही। उसने इस वक्त कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट जब मैं नीचे उतरा बाइक की तरफ बैठने के लिए जा रहा था, उसने बोला यार ये सब कुछ छोड़, तू एक काम कर, तू मुझे प्रमोशन ला के दे और तू मेरा काम, जब मेरा काम बढ़ेगा ऑफकोर्स तेरे पैसे बढ़ेंगे, तू प्रमोशन ला इसमें तो मैं तुझे 10, अगर तू फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की प्रमोशन ला रहा है तो 10% तेरा होगा ये वो। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी सही, मैं इस चीज़ पे भी राजी हुआ। मैंने बोला चलो ठीक है। जब हम लोग नॉर्थ कराची में थे, जब मैंने सैलरी की बात की जाएगी, उससे पहले उससे बाद में मैंने इसको बोला कि यार फाबी अपना चैनल बनाओ दूसरा। जो हम लोग ना ऐसे थे, हम लोग अपनी वीडियो बनाते थे, हमारे साथ जो 2 लड़के और होते थे ना, हम लोग अगर तीनों हम लोग सारे मिल जाते थे ना एक साथ, हम लोग इतनी मजाक मस्ती करते थे कि अगर हमने वीडियो बनाना शुरू कर दी ना उसकी, तो आप लोगों को इतनी पसंद आएगी वो, और वो ऑडियंस को इतनी पसंद आने वाली वीडियो होगी कि वो हम लोग रैंडम तफरियाँ करते थे और वो हम लोग उसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं और वो तकरीबन 8 से 9 मिनट की वीडियो ऐसी बन जाएगी। तो मैंने उसको बोला फात भाई ये करो, और हमारे पास फूड के इतने प्रमोशंस आते हैं, हम लोग उसमें डाले करेंगे। तो उसने बोला हाँ सही है। और जब उस वक्त बना था मिशकात भाई का फूड का चैनल, तो उसने बोला चलो ठीक है यार बनाते हैं, और सही है तू। तो मैंने इसको बहुत फोर्स किया था जब जाके समझाया था, तो उसने अपना चैनल बनाया ये वो। अब शुरू में जो उसने बात बोली थी ये तकरीबन 1 साल बाद इसे बनाया, और दूसरे महीने या तीसरे महीने की जो बात मैंने तुम लोगों को बोली, ऐसे बोला कि मेरा जब काम बढ़ेगा तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे, ये बात याद रखना। तो हुआ ये कि तकरीबन 2-3 दिन बाद इसने बोला कि यार उसामा हम लोग अपना पहला चैनल नहीं संभाल पा रहे, 4 वीडियोस डाल रहे हैं ये वो। तो मैंने बोला फात भाई देखो, मेरे पास सारा प्रूफ भरा हुआ है इस चीज़ का, मैं तुम लोगों को यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, ठीक है। मैंने उसको बोला फात भाई देखो मैं आपके पास इतनी जल्दी आ रहा हूँ, अब मेरा इसमें इतना कोई फ़ायदा नहीं था। मैं चाहूँ तो मैं बोलता मैं 3 बजे आ रहा हूँ, 5 बजे के बाद वीडियो नहीं बनती थी, मैं चाहता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे तो महीने में सैलरी मिलनी है जो भी हो जाए। तो मैं ऐसा बंदा नहीं था कि मैं अपने रोज़ी हलाल नहीं करूँ और मैं मेहनत नहीं करूँ, क्योंकि मेरी ये फील्ड थी और मुझे इस काम में मज़ा आ रहा था और मैंने इसका इतना साथ दिया जो इसने अपने बैठ के दिमाग में भी नहीं डाला होगा कि यार ये बंदा ऐसा कर रहा है मेरे लिए, इतना कॉपरेट कर रहा है। सुबह की वीडियो होती थी, मैं सुबह भी जाता था 7 बजे। इसने चीज़ को कभी सोचा नहीं और इसने ये नहीं देखा कि यार मेरा और इसका इतना अच्छा कनेक्शन था। मैं जब इसके साथ था 9 लाख से 3 मिलियन सिर्फ 2 साल में हुए, हमारा और मेरा और इसका इतना अच्छा कनेक्शन था कि मैं कहता हूँ कि इसको मेरी ज़रूरत थी, मुझे इसकी ज़रूरत थी, इस तरीके का था। खैर फिर उसके बाद सीन ये हुआ, इसने 2-3 बाद ग्रुप पे मैसेज किया, इसने बोला हमारा एक ग्रुप बना था, इसने व्हाट्सएप के ग्रुप में बोला कि यार हमसे ही चैनल संभाला नहीं जा रहा और हम लोग ये करते हैं एक बंदा हायर करते हैं। मेरे दिमाग में वाली बात है कि मैंने बोला कि आपने बोला था कि जब मेरा काम बढ़ेगा तो तुम्हारे पैसे बढ़ेंगे। मैंने बोला मैं इसको संभालूंगा सारे पूरे चैनल को। और इसका ये रिप्लाई देखो, जब इसने ये मुझे रिप्लाई किया फिर उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ वो कंटेंट सोच यार उसामा फटी पड़ी है, बाकी एक नया बंदा रख रहा हूँ एक्स्ट्रा के लिए, वो एक्स्ट्रा संभालेगा, हमारा काम नहीं है, समझ रहे हो। फिर मैंने यहाँ पे टैक्समैन को लिख के दिया कि अरे यार ये नहीं करो, मैं संभाल लूंगा, मैंने पहले आपको बोला था कि मैं आपके पास ही अर्न करूंगा ज़्यादा। अबे उसका थोड़ा सा ना अलग काम होगा, तो समझ नहीं रहा। 24 घंटे वाला सीन है, मतलब वो प्रीमियर वगैरह भी चलाता है, सब कुछ करता है, प्रीमियर एडोब फोटोशॉप ये वो सारी पंचायतें आती हैं उसको डाल। बाकी है कि वो आएगा
एक दिन पूरा 24 घंटे, फिर अगले दिन छुट्टी होगी, एक दिन पूरा 24 घंटे, ऐसा सीन है। फिर मुझे बातों में घुमाने लग गया कि एक बंदा आएगा वो 24 घंटे काम करेगा, मतलब एक दिन नहीं 2 दिन लगातार वो काम करेगा, फिर अगले दिन छुट्टी होगी उसकी। यार खैर फाबी, मैंने आपको इसलिए आगे कुछ नहीं बोला क्योंकि यार आप पता नहीं कि इस काम को इतना मुश्किल क्यों ले रहे हो। मुझे यार आप एक बात बताओ, अगर मैं आपके पास 10 बजे आता हूँ, ठीक है, आप खुद देखो कि हम लोग कल और परसों की एग्जाम्पल ले लो कि हमने पूरा दिन क्या किया है। हमारे पास जब रात की वीडियोस थी, मैं आपके पास सुबह आया, दोपहर को आया, जो भी था, हमने रात तक क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो उस दौरान मैं एडिट कर सकता था आपकी अगर दूसरे चैनल की। फिर इसके बाद सारा मैंने इसको बताया और फिर इसने इस बात पे बोला कि चलो ठीक है, डन है, अब तुम इसको संभालना। क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं एक ही बंदे के पास काम कर रहा हूँ तो मैं वहीं से ज्यादा कमाऊं और मैं अपनी मेहनत जारी रखूं। तुम लोगों ने सारे देख लिए, फिर इस पर राजी हो गया। अब जो मामला हुआ है ना, जो मेरे साथ स्कैम हुआ है, वो इसी चैनल की वजह से हुआ है। कि कैसे हुआ है, अब जैसा कि शुरू में मैंने अपनी वीडियो में अल्लाह का नाम लेके वीडियो स्टार्ट की थी, और तुम लोग भी इस बात को जानते होगे कि मेरे अलावा इसके पास ना कोई कैमरामैन है, ना कोई एडिटर था और ना कोई थंबनेल मेकर था, ठीक है। 6 काम मैं करता था उसके पास, दूसरे चैनल के भी और पहले चैनल के भी। कैमरा हैंडलिंग पहले चैनल का, थंबनेल मेकिंग पहले चैनल का और एडिटिंग पहले चैनल की, यही सेम काम मैं दूसरे चैनल पे भी करता था। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए नॉर्थ नाजिमाबाद में, जो कि मेरे घर से तकरीबन 15 मिनट का फिर रास्ता हो गया, तो वो मेरे लिए ईजी हो गया। लेकिन ये हुआ कि रमज़ान आ गए और रमज़ान में इसको अपने दूसरे चैनल पे सही ग्रोथ मिली, जो कि मस्जिद वाला मामला हुआ था। अब जो उसने मेरी 35 सैलरी रखी थी, उसमें कितनी परेशानी इसने मुझे दी है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। कितनी गलाजत इसने की है, मैं ऐसा अल्फाज यूज़ नहीं करता, बट मुझे इतना प्रेशराइज किया गया है, इतना ज़हनी दबाव आया है मेरे सर पे कि यार मैंने अपनी पूरी जान लगा के इसके लिए कोऑपरेट किया, इसका काम को अपने काम की तरह समझा, और इन दिन अगर ये मेरे साथ ऐसा करे। दूसरा चैनल जो उसने बनाया था, फिर हुआ इसके साथ तकरीबन हम लोग नॉर्थ नाजिमाबाद में शिफ्ट हो गए थे कि कुछ दिनों बाद दूसरे चैनल को उसकी ग्रोथ मिली मस्जिद वाला मामला जब हुआ था। मैं ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो उसका अपना पर्सनल मैटर है। मैं जो मेरे साथ जो चीज़ें हुई वो मैं तुम लोग बताऊंगा। अब जो बात मैं कर रहा हूँ, इस मोबाइल पे जो मैंने रखा हुआ है, ये है रिकॉर्डिंग वाला, ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। मस्जिद वाले मामले में तुम लोगों को एक चीज़ दिखाई गई थी कि मेरा मोबाइल तोड़ा गया था, वो मेरा मोबाइल तोड़ा नहीं गया था, वो सिर्फ फेंका था और उस पर तकरीबन यहाँ पे एक स्क्रैच आया था जो कि था प्रोटेक्टर पे। अब उसको हाइप देने के लिए उसने ये वीडियो बनाई कि उसामा को मोबाइल तोड़ा गया है, जो कि बिल्कुल स्क्रिप्टेड था, ठीक है। मेरा मोबाइल बिल्कुल भी तोड़ा गया था। जो उसने थंबनेल वगैरह वीडियो में दिखाया वो तुम लोग अगर गौर से देखो तो वो थे व्हाइट कलर का मोबाइल, और अगर किसी भी मोबाइल को ऐसा फेंका जाए तो उसमें ये चीजें नहीं टूटती। तो लोगों को इस तरीके से पागल बनाया गया था। ये रहा मेरा वो मोबाइल जो फेंका गया था, जो कि अभी भी बिल्कुल सही हालत में और मैं इसे यूज कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कि हाइप के लिए हुई थी। मैं अपनी जो भी मामला है मस्जिद वाले से रिलेटेड वो मैं इस चीज़ में क्लियर कर रहा हूँ, मैं और चीज़ें सामने ले ला रहा। और जो एक वीडियो में इसने दिखाया कि उसामा को मैंने मोबाइल गिफ्ट किया, वो भी स्क्रिप्टेड था। वो मोबाइल मेरे पास अभी तक नहीं है, वो ग्रीन वाला जो उसने दिखाया था। हाँ, तो मेरी जितनी भी बहसबाजी अगर हुई होगी तो तकरीबन पैसों के मामले को लेकर ही हुई होगी, क्योंकि ये बंदा इतनी कंजूसी करता था या इतनी उंगलियां करता था इस चीज़ को लेकर कि मुझसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। कैसे? इसने मेरी 35 सैलरी रखी, मैंने जैसा कि तुम लोग को बताया, और उसके बाद ये हुआ कि इसने उस मस्जिद वाले मामले के बाद इसने रूल्स ऐड और करना शुरू कर दिए। 12 बजे के बाद अगर तुम आओगे तो तुम्हारे 140 रुपए कटेंगे 1 घंटे के हिसाब से। मैं ऐसा बंदा था, इसको पता था कि यार मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, मैं रात को इसके बाद से 12 बजे फ्री होता हूँ, घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, 2-3 बजे मैं सोता हूँ, मैं 10 बजे 9 बजे मैं कैसे उठूंगा। तो इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा कि मैंने जिसमें इसने मेरी पहले 10 बजे की टाइम नहीं रखी हुई थी। मैंने बोला फादर ये नहीं हो सकता, तो इसने मुझे क्या रिप्लाई दिया, मर्जी तुम्हारी, देख लो। भाई मैं आगे बात करता हूँ यार, ये 10 बजे मैं नहीं आ पाऊंगा और फिर ये ऐसे पैसे कटेंगे तो फिर फायदा नहीं है यार फाद भाई, मैं फिर ये टाइमिंग चेंज करनी पड़ेगी। देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। बाकी देख, अगर मैं चाहता तो तेरे ईद के तीनों दिन के पैसे कटते, 14 तू लगा ले 3 दिन के 1400 रुपए के हिसाब से। क्योंकि अगला बंदा किसी और को मैं अगर बुलाऊंगा आया करूंगा, जाहिर सी बात है मेरे पैसे लगेंगे उसमें। वो तेरा काम है ना, ईद के दिन तीनों दिन चल, तेरा 1 दिन का था सीन के भाई तू कुर्बानी करेगा, तो मैं मानता हूँ चलो यार उसमें मसला नहीं है उसके पैसे। अगर वो जो 2 दिन है ना उसमें तो तू फारिग था, फजूल में तू सो रहा था, सुकून ले रहा था, घर में था। ईद के 2 दिन तो कम से कम आता। ये भी बात है ना, अब दोनों दिन के मैंने पैसे नहीं काटे, ये भी तो सोच। ये सब चीजें तू देख रहा है तो वो वाली चीजें भी तो देख। मतलब इसके मुताबिक ये था कि अगर आप ईद है तो भी आओ, बस आप आओ, मैंने आपको अगर पैसे दिए तो मैंने आपको पूरा खरीद लिया, आप मेरे पास 24 घंटे रहो। अब इसके अंदर ये चीजें बहुत थी कि मैं उसामा के किसी तरह पैसे काट के उसको उसी अमाउंट पे ले आऊँ, तकरीबन 25 से 20 हज़ार रुपए पे पैसे काट के।
तो तकरीबन ये हमारा हिसाब किताब का ग्रुप बना होता था, ऐसा हमारा हिसाब किताब होता था। ये तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके। और फिर उसने ये ऐड किया कि तुम इतवार की छुट्टी नहीं कर सकते। इसको पता था कि मैं इतवार को फैमिली के साथ जाता हूँ, इतवार को मैं चिल माहौल में होता हूँ, तो उससे बोला कि तुम इतवार की छुट्टी नहीं कर सकते, तुम जुम्मे की छुट्टी कर सकते हो और इतवार को तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम जुम्मे को आओगे तो उसने मुझे ये अलर्ज दी, अगर तुम जुम्मे को आओगे तो तुम्हारा ओवर टाइम होगा। जो छुट्टी के 1400 रुपये कटते थे, मैं तुम्हें 1600 रुपये दूंगा। तो मैं ऐसा बंदा तो था, मैं इसके पास नहीं जा रहा हूँ तो मैं घर पे बैठ के क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बोर हो रहा हूँ। मेरे पास और तो कुछ काम नहीं कर रहा था, करने के लिए नहीं था, क्योंकि मैं फुल टाइम इसके पास काम कर रहा था और मैं अपनी यूट्यूब की वीडियोस इसके पास निकालता रहता था अक्सर। तो मेरा जो काम था रिलेटेड वो इसी के ही साथ था। मैं घर पे बैठ के कुछ भी नहीं करता था। ये होता था कि इतवार के दिन मैं अपने दोस्तों के साथ चला जाता था, क्योंकि इतवार को सभी लोग फ्री होते हैं, इसलिए मेरी इतवार की छुट्टी ज्यादा बेस्ट थी। बोला इतवार को जाता रहता है, दोस्तों बोला अब उसके पैसे काटने का टाइम है। तो मैंने उसको बोला कि फातिमा ये क्या सीन है यार, आप तो ये तो गलत कर रहे हो यार, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आ रहे हो, अचानक से वो कर रहे हो। मैंने बोला किसी कंपनी में फिर इतने रूल तो चेंज नहीं होते, तो वही अगर आप सामने से कुछ जवाब दो उसको तो इसकी हट जाती थी। बट इसका माइंडसेट ये था कि सिर्फ मैं बोलता रहूँ, सिर्फ मैं रिप्लेट करता हूँ, आप लोग बस चुप रहो। इसके बाद ये हुआ, बकराईद आई और अभी तक दूसरे चैनल का तुम लोग को मैंने बोला था कि जहन में रखना। बकराईद आई और बकराईद में ये होता था कि हम लोग एक दिन में 2-2 वीडियोस निकालते थे। हम लोग ना मेहनत करते थे, इंट्रो में भी मेहनत करते थे और एक ही शॉर्ट पे मेहनत करते थे। वो मेहनत कर रहे तो जाहिर सी बात है इसके पीछे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? हम लोग ना एक एक शॉर्ट को देखते थे, स्क्रिप्ट हम लोग प्रॉपर लिखते थे जाने से पहले, कहीं जाने से पहले। अभी होता था कि बकराईद पे हम लोग गए तो सुबह तकरीबन 12 बजे गए या 3 बजे हम लोग फॉर एग्जाम्पल निकले। हमने 7 बजे तक एक वीडियो कंप्लीट की और 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट किया। उसके बाद 9 बजे हम लोग ने सेकंड चैनल की वीडियो बनाई। हालत बिल्कुल टाइट हो जाती थी और तकरीबन मेरा उस वक्त ऐसा कनेक्शन हो गया था इन 2 सालों में कि इसको मुझे एक चीज़ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसको मैंने इतना रिलैक्स कर दिया था कि वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये समझ लो एक तरीके से आता था। हम लोग जाते थे, गाड़ी ये चलाता था, ठीक है, जाते थे, वीडियो बनाना मेरा काम। उसके बाद घर आके ये प्रेशराइज थोड़ी होता था। ये तो जाहिर सी बात है एक बंदा काम पे रखा तो मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं अपना काम निभाऊँ। मुझे वीडियो दे देता था, कट मैं करता था, एडिट मैं करता था, थंबनेल मैं बनाता था। तो ऑफकोर्स एक बंदे को मैंने जब इतना फ्री हैंड कर दिया, उसको कुछ मसलियत ही नहीं होती थी, तो उसको ये चीज़ की कदर नहीं हुई कि यार ये तो सारा काम उसामा संभाल रहा है और इतनी अच्छे तरीके से संभाल रहा है। शुरू में मुझे मसला होता था जब मुन्ना शाह पठान वाली सीरीज़ बनाते थे हम लोग, कि मुझे बताता था कि यहाँ से शॉर्ट बना, यहाँ से शॉर्ट बना। मैंने बड़ी गालियाँ खाई है इस बात पे। चलो ठीक है, एक बंदा मुझे सिखा रहा है तो इतना हक रखता है कि मुझे थोड़ा सा प्रेशराइज करके सिखाए। बट उस वक्त मैं इतना सीख चुका था, ऐसा क्योंकि जाहिर सी बात मैं इस फील्ड था, उस वक्त मैं इतना सीख चुका था। 2 महीने में मैंने जो सीखा, आने वाले जो 2 साल थे एक बार भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसामा यहाँ से शॉर्ट। लेकिन मैं अभी तक वहीं था, 35 होते थे और हमारा हिसाब किताब ये होता था जिसमें से मेरे पैसे कटते करते 35 से मुझे मिलते थे, 25 या 30। कभी कभी ऐसा हुआ था कि मुझे 19,000 रुपये भी मिले थे एक बार 35 से। तो इतने मेरे पैसे करते रहे। अच्छा एक बात और मैं बताऊं, जो उसने मुझे लालच दी थी कि जुम्मे को तू आएगा तो तेरा ओवर टाइम होगा, ये चीज़ इसने सिर्फ ऐसी हवा में बात छोड़ी थी। अब ये होता कि 1-2 दिन शुरू में से मुझे जुम्मे को बुलाया, मेरे पैसे बने, और उसके बाद जब मैं बोलता था फातिमा जुम्मा मैं ओवर टाइम देने आ रहा हूँ, तो इसका सामने से होता था अब यार मैं अपनी फैमिली को भी तो टाइम दूंगा ना यार, ये कदर होता है कि तू हर वक्त आ जाए। फिर ऐसा हुआ कि जुम्मे को जाना ही नहीं हो रहा था। मतलब ये होता था कि जुम्मे को छुट्टी होती थी, इसको कुछ तरीके से करके जुम्मे को छुट्टी करना है। उसको पता है कि इतवार को मैं वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि इतवार को मैं अपनी दोस्तों के साथ फैमिली के साथ जाता हूँ। ऐसी बात है एक दिन तो होगा ना बंदा का जो अपना रेस्ट माइंड करेगा, तो वहाँ पे फिर मेरे 1400 अलग कट जाते थे। फिर मैंने इसको ये बात बोली कि फातिमा भाई अब मेरे पैसे नहीं पढ़ाओ, मैं सिर्फ अपनी यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए आऊँगा। जुम्मे को मेरी छुट्टी होती थी, उसमें भी चलो मैं काम करने के लिए आ रहा हूँ, मैं अपना काम करूंगा। आप मैं तकरीबन 12 बजे आऊँगा, 2 बजे तक मेरी वीडियो फारिग हो जाएगी, मैं चला जाया करूँगा। सब बोले चलो ठीक है ये कर लेते हैं। और फिर मैं जाता था, ऐसे मैं अपनी वीडियोस निकालता था, क्योंकि मैं मेहनत से पीछे नहीं हटता था। मैंने अपने गोल सेट किए हुए होते हैं कि मुझे 2 महीने में ये लेना है, 2 महीने में गाड़ी लेनी है। ये जो मैंने पीसी बनाया है तकरीबन मेरा 5 लाख रुपए का बना था, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर मेहनत कर रहा होता हूँ। और अब लोग तुम लोगों ने देखा होगा मेरा एक क्लोथिंग ब्रांड भी है, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर शक नहीं रहता हूँ। मैं अगर कुछ जॉब भी कर रहा हूँ तो मैं साइड में अपना कोई काम भी कर रहा हूँ। ये है कि अल्लाह ताला देख रहा था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे इसका सलाह दे रहे थे, ठीक है। मैं अपनी यूट्यूब से भी अर्न कर रहा था और बाकी मैं इसके पास भी काम कर रहा था। तो असल जो मेरी खुशी होती थी वो मेरी यूट्यूब की अर्निंग से होती थी, कि ये जो मुझे काट पीट के पैसे देता था वो मेरे कुछ भी नहीं बनते थे। उसके बाद ये हुआ कि मंडी वाली वीडियोस खत्म हुई, इन भाई साहब ने जानवर खरीदा। और मुझे अभी भी याद है कि मैं इनको आइडियाज़ भी देता था अक्सर, और वीडियो के बीच में भी बताता। हालांकि मेरा काम नहीं था कि वीडियो के बीच में आपको बताना है, क्योंकि मैं एडिट करता था वीडियोस और मैं इस तरीके से उसको बताता रहता था कि फातिमा अब ये बोलोगे ना, मैं यहाँ से ये वो अफेक्ट वगैरह लगा दूंगा, यहाँ से मैं ये मीम लगा दूंगा,
तो उस हिसाब से मैं लेके चलता था और उसको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी दिल में। मुझे ये बात पता है कि जाहिर सी बात है जब एक बंदा काम कर रहा है वो एक तरीके से DOP बना हुआ है, आपको हर चीज़ बता रहा है वो। बट ये चीज़ उसने जब मैं जा रहा था उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आई कि यार इस बंदे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वो मैं तुम लोग आगे बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर करना इसलिए मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें ताकि तुम लोगों को पता लगे शुरू से लेके एंड तक। जो मैंने शुरू में भी बोला था कि मैं Q&A वीडियो बनाऊंगा, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में भी मैं कवर कर रहा हूँ। और ये ज़रूरी है बताना ये सारी चीज़ें जो लिंक्ड है वो एंड में कि किस तरीके से स्कैम हुआ, इसके भाई से कैसे मुलाकात हुई और इसके अब्बू से कैसे मुलाकात हुई मेरी। मैं बेड पे बैठा हूँ और मैंने एडिट कर रहा हूँ, तो इसने मुझे ये बात बोली कि उसामा ये बकरा इंशाल्लाह खत्म हो जाए मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा। मैंने बोला चलो ठीक है। इसने मुझे ऐसे बोला कि उसामा ये बस बकरा खत्म होने थे, अब तो तेरी सैलरी भी बढ़ने वाली है। वो मैंने बोला चलो शुक्र। मैंने खुद नहीं बोला, इसने खुद रियलाइज किया कि ये मन इसका जो दूसरा चैनल था उसको हो गए थे 7 से 8 महीने हो गए थे। उसकी अल्लाह गवाह है, अल्लाह की कसम, उसकी मैंने एक बार भी, अगर मुझे पैसों का इतना कुछ होता, मैं पैसों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता, मैंने इसको एक बार भी नहीं बोला कि फादर दूसरे चैनल की पेमेंट मुझे कब तक दोगे, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं किसी जगह काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ये बात गौर से सुनो, अगर तुम लोग किसी जगह काम करते हो, तुम लोग कोई मेहनत कर रहे हो, उस बंदे की इनकम स्टार्ट हो ना हो, तुम लोग को चाहिए कि तुम लोग बोलो कि मेरे इसके पैसे बने, मुझे मेरा हक दो। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद मैं आगे बताता हूँ। इससे मुझे बोला कि मैं तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा। मुझे वहाँ पे दिल से खुशी हुई कि इसने ये चीज़ रियलाइज़ की। क्राइट खत्म हुई, सारा काम बहुत अच्छे से जा रहा था, हमारा सब कुछ हो रहा था। फिर उसके बाद अब आता है कि इसने मेरे साथ 1,95,000 का स्कैम कैसे किया। क्राइट की तकरीबन 1 या 2 महीने बाद इसके चैनल को हो गए थे 9 महीने। इसके बाद ये हुआ कि मेरी टिकटॉक पे ना एक वीडियो मैंने बनाई जो कि थी दो कपल्स हैं, उनके ऊपर मैंने वो वीडियो बनाई थी। एक तरीके से रोस्ट था ना वो। अब उसमें मैं यूज़ कर रहा था एक डॉल, ठीक है। वो मैंने पहली वीडियो बनाई और मैं घर आया, मैंने अपलोड की, वो वीडियो चल गई मेरी। तो मैंने बोला मैं दूसरी भी इसी तरीके से बनाऊंगा। तो उस वक्त ही तकरीबन महीने का एंड था और मेरी इसने मुझे सैलरी दी थी जो कि थी तकरीबन 65,000, जो कि थी 2 महीने की। अक्सर ऐसा होता था कि मैं पैसे से लेट लेता था। क्यों? क्योंकि मेरा घर था दूर और मैं 12 बजे रात के फ्री होता था। तो मुझे ये होता था कि अगर अल्लाह ना करे मैं जा रहा हूँ, सन्नाटा होता था कि कोई डकैती ना हो जाए। तुम लोग पता है कराची आना, तो अक्सर ऐसा होता था कि रह जाता था। और ये होता था ना मेरा इजी पैसा बना हुआ था, ना बैंक अकाउंट बना हुआ था, तो मैं इसे बैंक अकाउंट में ले लूँ, और ये अक्सर मुझे कैश ही देता था। अब इस चीज़ को थोड़ा गौर से समझना। मैं काम कर रहा हूँ, उसका एडिट कर रहा हूँ। उसने मुझे आज बोला कि उसामा तो अपनी सैलरी ले ले, और इसने अपने वॉलेट से पैसे निकाले और इसने मुझे गेम के पैसे दिए जो कि मेरे बनते थे 65,000। अक्सर ऐसा होता था कि लाइक 2 साल में ऐसा हुआ कि इसने मुझे 2 दफ़ा 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए। एक तो ईदी थी, एक बार और हुआ था 15,000 रुपये, या फिर मैं पर वीडियो पे काम करता था तो मुझे 1,000-2,000 एक्स्ट्रा दे देता था। ये मेरी सैलरी होती थी। बकराइद में उसको पता है काम ज्यादा हुआ तो जितने मेरे पैसे बन रहे थे वो तो कुछ भी नहीं थे जितनी हमने मेहनत की है। तो उसने मुझे वो 5,000 रुपये से बोला कि 65,000 और ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो उस वक्त मैं काम कर रहा था, मैंने बोला सही है फात भाई, थैंक यू। और मैंने से यहाँ से पैसे लिए और मैंने वहाँ पे बेड पे रख दिया। अच्छा, अब मेरे दिमाग में ये था कि मैंने जो कल वीडियो बनाई थी जो कि मेरी टिकटॉक पे वायरल हुई थी, मैंने उसको बोला कि यार वो जो डॉल थी वो मैं इसी की यूज़ कर रहा था क्योंकि इसके घर पे पड़ी थी। मैंने बोला फात भाई वो डॉल का है। तो उस वक्त ना वो अपने मोबाइल में लगा हुआ था। उसने बोला यार वो डॉल होगी इधर ही कहीं, देख ले यार, ये वो नीचे होगी। अब नीचे इसकी फैमिली थी, मतलब इनकी वाइफ थी, तो मैं वो जा नहीं सकता नीचे। तो मैंने वो ऊपर ही तरफ ही ढूंढना शुरू कर दिया। रूम के बाहर इनकी एक अलमारी थी जहाँ पे वीडियो के सामान वगैरह पड़े होते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें होगी, मैं खुद जाके देख लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे सही जवाब नहीं दे रहा था। अब मैंने दरवाजा खोला, बाहर जाके उसमें नहीं थी। फिर मैंने देखा, इसके बाद कमरे में एक और अलमारी थी जहाँ पे हमारे सारे ड्रेसेस पड़े होते थे जो कि हम लोग हर वीडियो में यूज करते थे, फनी वीडियोज में यूज करते थे। तो वहाँ पे मैंने और वहाँ पे इतना कोई कचरा पड़ा हुआ था, सारा मामला पड़े हुए थे। मैंने बोला एक एक चीज को अगर मैं निकालना शुरू किया तो मेरे लिए रखना आसान हो जाएगा। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब मैं से पूछ रहा हूँ कि भाभी वो डॉल का बता दो। उसने बोला यार मुझे नहीं पता, देख लेना यार, ये वो मुझे जवाब ही नहीं दे रहा था। अब मेरी इस बात पे हट गई कि यार मैंने पूरा दिन आपका काम किया, अब मेरी सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो के लिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो आपका क्या हो जाएगा। अब मैं जब गया बेड की तरफ, सामने जो मेरे पैसे रखे हुए थे वो जब मैंने उठाए तो इत्तेफाक की बात है, इसने मुझे बोला कि मैंने तेरे 5,000 रुपये गाड़े हैं। अल्लाह गवाह है, मैंने जैसे शुरू में बोला झूठे पे अल्लाह की लानत हो, ठीक है। ये बात मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पहले ये बात नहीं मानता था ये, और आगे आने वाले कुछ दिनों में ये बात इसने हाँ बोली कि हाँ मैंने ऐसा बोला होगा, ऐसा मतलब ऐसा मानना शुरू कर दिया कि हाँ मैंने बोला इस बात को। वो कब ये मानना शुरू हुआ था वो मैं तुम लोग बताऊंगा आगे। अब जब मैं पैसे गिन रहा था तो उसने मुझे वो बात उसी में बोली। मुझे लगा होगा जाहिर सी बात है मजाक में बोल रहा है, क्योंकि इस तरीके का बंदा नहीं है जो ऐसी नीच हरकत करे, गलाज़त हरकत करे। तो अब वो मैं पैसे गिन रहा हूँ, उसमें सच में मेरे सिर्फ 65,000 थे और 5,000 रुपये कम थे उसमें।
अब मैंने उसको बोला फाद भाई इसमें से आपने लिए हैं तो मुझे दे दो, फिर मैं निकलता हूँ। तो मैंने बोला दे देगा यार, मजाक कर रहा होगा ज़्यादा था और क्या। उसने बोला नहीं मेरे पास नहीं है, क्या बोल रहा है तू, मैंने जो जितने तेरे बन रहे थे उतने दिए। मैंने बोला वो तो ठीक है क्योंकि मेरे बन रहे थे वो तो उसने मुझे दिए। मैंने बोला जो आपने खुशी से दिए थे। मैंने एक भरोसा किया था ना कि यार इस बंदे के सामने अगर मेरी कोई भी चीज़ पड़ी होगी तो ये ऐसा बंदा नहीं है कि उसमें से चोरी करना शुरू कर दे, ये बेसिकली चोरी के जुमरे में आएगा। तो उसने क्या किया, इसका दिमाग बदल गया होगा क्योंकि पैसों पर तो वैसे ही एक लालची बंदा था। क्योंकि मैंने तुम लोग को इतनी कहानी बताई कि किस तरीके से मेरे पैसे काटता था और एक एक चीज़ मैंने यहाँ पे दिखा दी कि हमारा हिसाब किताब कैसे होता था। अब इसने जो दिया इसका क्या पता मूड चेंज हो गया, क्या मैंने 5,000 ज़्यादा दिए इसको, मुझे 1,000 देने चाहिए थे ये वो, या तो मुझे देने ही नहीं चाहिए थे। तो इसने वहाँ से उठा लिए, चोरी कर लिया। मुझे मसला ये नहीं, अगर ये मुझे जब मुझे पैसे देता ना, वो ये बोलता है यार सामू मुझे 5,000 की इस वक्त ज़रूरत है, मुझे तू दे दे, तो जो तेरे बन रहे हैं वो तो मैंने तो ये दे दिया। मैं उसको खुशी खुशी में बोलता हूँ बात भाई ये लो। लेकिन ये जो इसने हरकत की चोरी वाले की, फिर मैं निकलने के लिए खड़ा हो गया ना, तो मैंने बोला फाद भाई अगर मुझे बताओ कि अगर आपने लिए तो। उसने बोला तो अपने पैसे निकाल। मैंने अपनी जेब में डाली थी अपनी जो मेरी सैलरी बनी थी। इसने क्या किया कि हम लोग की एक वीडियो थी और हमने ना एक स्केलेटन खरीदा था, वहाँ पे ना इसने क्या किया था उसको ना बीच मिडिल फिंगर दिखा के खड़ा कर दिया था उसको ना, हम लोग जब वीडियो बनाने के लिए उसको लाए थे। तो अब वो वहाँ पे वही पड़ा, पैसा बोला तो अपनी सैलरी निकाल। मैंने अपनी सैलरी निकाली और इसने क्या किया मेरे पैसों में 5,000 लिए। सब बोले यही 5,000 की बात कर रहा ना तो। मैंने बोला ये नहीं, ये तो 60,000 हो गया ना जो आपने 5,000 दिए थे। उसने मेरी सैलरी में से पैसे लिए और इसने वो मिडिल फिंगर पे खड़ा कर दिया। वहाँ पे मेरा इस चीज़ से दिल दुखा कि आप क्या बस एक बंदा मेहनत कर रहा है, आपने उसको अपनी हक के पैसे दिए, मेहनत के पैसे दिए और आप उसकी सैलरी के साथ खेल रहे हो। अब अगर ये सेम चीज़ मैं करता कि इसकी कोई प्रमोशन होती और मैं कोई बंदा होता, मैं ऐसे प्रमोशन करवा रहा होता जो बोलता कि मैं एक वीडियो के लूँगा 50,000 रुपये। अब इसने वीडियो तो बना दी ठीक है, अब अगर मैं उसको बोलूँ 50,000 रुपये जा यार बाहर में जाए, मैंने कचरे में रखे हुए पैसे, तू वहाँ से ले लो ये वो, तो एक तरीके से क्या होगा बंदी की सामने वाले की हटेगी या नहीं हटेगी कि मैंने अपना काम किया, मैंने अपनी मेहनत की, मैंने अपना हक कमाया और आप उसको इस तरीके से पैसे दे रहे हो। मेरा वहीं पर ही थोड़ा बहुत दिल खराब होना शुरू हो गया। मैंने बोला इसके अंदर ये चीज़ें नहीं है कि इस चीज़ों को ये समझे। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ और फिर उसके बाद नीचे इनकी वाइफ होती है तो वो फिर पर्दा करवाते, फिर मैं जाता हूँ। तो मैं नीचे उतरा गेट के पास, मैंने इसको दोबारा बोला फाद भाई मुझे बताओ अगर आपने किया है तो कोई मसला नहीं है, मुझे मेरा ये कि मेरे दिल में बात ना रहे, मेरा वहम ना हो इस चीज़ का। तो उसने बोला अबे कौन से 5,000 की बात कर रहा है यार, कौन से 5,000 की बात कर रहा है ये वो। तो बोला फाद भाई मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो अगर आपने ऐसा किया हो। तो मुझे बोलता है यार सुबह जल्दी आ जाइए, सुबह जल्दी नहीं आता तेरे पैसे काट दूंगा ये वो। दोबारा से ये बातें करने लग गया, पैसे काट लूँगा। मैं जब वहाँ से मुड़ा मैंने दिल में एक ऐद कर ली कि अल्लाह की कसम अब इसके बाद मैं इसके पास कोई काम नहीं करूँगा। मुझे अभी भी याद है कि मैंने अपने आप को किस तरीके से संभाला। मैं वहाँ पे मेरे रोना मेरा निकल गया था। मैं अपनी बाइक पे, मैं इसके घर से बाहर गया, मैं अपनी बाइक पे बैठा, आंसू निकल रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। मैंने बोला बस यहाँ से फ़ौरन निकलते हैं। अब मैं पूरे रास्ते रोता हुआ क्यों, इसने ऐसा हुआ था कि मेरा इतना दिल दुखाया कि इसने इतनी हरकत शुरू कर दी, बंदा चोरी तक पहुँच गया। ठीक है, पहले तो मुझे लग रहा था मेरा वहम है, लेकिन फिर उस वक्त जब वो बात क्लियर नहीं कर रहा था मैं पूरे रास्ते रोता हुआ गया हूँ और मेरा बड़ा दिल दुखा हुआ था। इससे मैं घर पर आया, मैंने इसको व्हाट्सएप पे एक एक चीज़ मैंने बताई कि किस तरीके से मैंने इसके साथ कोऑपरेट किया। मैंने इसको याद दिलाया कि फात भाई आपने सुबह 7 बजे मुझे बोला, मैं सुबह 7 बजे आपके पास काम पर आया, आपने रात को 1 बजे छुट्टी दी, मैं रात को 1 बजे गया। मैंने आपसे ना कोई दूसरे चैनल की मैंने वो बात भी क्लियर की थी। मैंने बोला मैंने आज तक आपको दूसरे चैनल पे काम करता रहा, पूरे 9 महीने मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि फात भाई मुझे इसके पैसे दो। आपका काम मैंने अपना काम समझ के गया और इन द एंड अगर मुझे ये मिला तो मुझे बहुत बुरा लगा। और मैंने इसको बताया कि फात भाई आप एक बार बैठ के सोचना कि क्या मैंने ये सही किया इसके साथ। बेशक आपने वो पैसे मुझे खुशी से दिए थे, मुझे पता है कि आप इन द एंड खुशी से पैसे देते हो, ठीक है, मुझे बात पता है। जाहिर सी बात है, अब एक बंदा है 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसके 2 चैनल मैं रन कर रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। आपके दिल में नहीं आता होगा कि यार 35 में इसका कैसे गुजारा होता है। स्टार्टिंग सैलरी कॉल सेंटर की 30 है, ठीक है, आपके दिमाग में नहीं आता होगा। आपने मुझे ये बात बकराइद को भी बोली थी कि सामने तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा। उस दिन से अब तक मैंने आपको एक बार भी नहीं बोला कि फाबी आपने ये बात की थी। क्यों? आपसे मैं पैसों का ताल्लुक नहीं, मेरा इतना नहीं है, ठीक है, मैं पैसों के लिए काम नहीं करता हूँ आपके पास। आपका जो काम है वो मैं अपना काम समझ के करता हूँ, लेकिन मैं दिल तोड़ दिया भाई आपने। ये सारी बात मैं भी कर लूँगा, मलंग है ये वो, ठीक है, आपके पास दिल है, आपके पास दिमाग है, आप भी सोचते हो, ठीक है। इस बात को जरा गौर से सोचना। मैं आपके पास 2 साल काम कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी गाड़ी में अगर पैसे रखे हो ना तो मैंने कभी आँख उठा के वो नहीं देखा। आपके वॉलेट में अगर पैसे रखे तो मैंने आपके वॉलेट में आँख उठा के कभी वो नहीं देखे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर गाड़ी पैसा होता ना और आप मेरे पास 2 साल से काम कर रहे होते, मैं आपकी जेब 100 रुपये भी चुराता ना, तो बात वो पैसों की नहीं होती, 100 की नहीं होती, वो बात होती है एक भरोसे की, ठीक है, कि मुझे पता है कि मेरे पैसे सामने रखे हुए, ये बंदा जिसको मैं भाई की तरह मानता हूँ वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन भाई मैं आपकी हमेशा अच्छी बात याद रखता था, ठीक है।
आपने मुझे कभी गाड़ी का मना नहीं किया। जब भी मुझे गाड़ी की जरूरत है आपने मुझे ईद में गाड़ी दी, आपने मुझे बाइक दी, ठीक है, जब मेरे पास 50 बाइक थी आपने मुझे 150 दी। मेरे घर वाले आपकी तारीफ करते थे कि यार ये कैसा बंदे की अपनी बाइक दे रहा है। मैंने आपकी हमेशा अच्छी बात याद रखी, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है कि मैंने आपकी हमेशा अच्छी बात याद रखी है। लेकिन अब जो आज आपने किया ना लिटरल पैसों के लिए फाद भाई, आपने मेरे साथ ये इतना बड़ा वो चोरी वाला सीन किया यार, एक तरीके से चोरी हुई ना ये। मैंने आपके पास पैसे क्यों छोड़े? मेरा तो ऐसा कभी दिमाग जिंदगी में नहीं गया, मेरे पैसे तो पड़े, कोई बात नहीं, जब एक बंदे ने दिए मेरे हक हलाल के पैसे, मेहनत की मैंने, वो ऐसा क्यों करेगा? और भाई ये थोड़ा बड़ा सीन हुआ यार, तो जाते कंफर्म करा था कि फाबी आपने ऐसा किया है। अगर आपने ऐसा किया हो तो मुझे बता दो, मुझे कोई मसला नहीं। अगर आपको ना देने में दिलो ऐसी बात है, जब मेरे 65,000 बने तो मुझे उतने ही मिलने चाहिए, लेकिन जब आपने खुशी से दिए तो आपको इन द एंड ऐसा ये नहीं करना चाहिए था। मुझे जाते जाते भी बोल देना उसामा यार मेरा दिल नहीं मान रहा ये पैसे देने का क्योंकि मसले चल रहे हैं कुछ, आप मुझे इतना भी बोल देना, मैं आपको दे देता भाई, मैं आपको 5,000 दे देता। मैं बोलता फाबी अभी आप ये रखो, मुझे 3 महीने की तनख्वाह एक साथ दे देना, कोई मसले की बात नहीं। अबे तू कौन से 5,000 रुपए की बात कर रहा है? तू मुझे ये बता कहाँ से उठा लिया भाई? कल आ तू, तेरी देखता हूँ मैं तुझे। अब एक लॉजिकली एक बंदा अगर होता है ना, मैं बंदा हूँ और सामने वाले बंदे को बार बार एक ही बात बोलूँ कि मेरे 5,000 कहाँ पर है, मेरे 5,000 के साथ आपने ये किया, तो एक बात खुद ही कॉल आएगी और वो बंदा बोलेगा कि यार क्या बात है, मुझे बता किस बारे में बात कर रहा है तू, कौन सी बात कर रहा है। क्योंकि मैंने उसको वहाँ पे बोला कि आपने खुशी से दिए थे, तो वो एक बात क्लियर करेगा ना कौन सी खुशी से। जब मैंने एक हिसाब मैंने तुझे 65 बढ़ रहे वो लिख दिया तो क्यों ऐसा करा है, इसका सामने से रिप्लाई मुझे आता है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा ताकि तुम लोग को भी इस बात का यकीन हो जाए। और जो मैंने वॉइस नोट किए वो भी मैं तुम लोग को इधर लगा दूंगा। अच्छा, जिसने मुझे पैसे दिए थे ना, मैं पूरे रास्ते रोते हुए आया था और मेरी आंखें उस वक्त पूरी लाल हो चुकी थी। तो मैंने बोला यार ये चीज़ मैं अपने पास रखता हूँ रिकॉर्ड करके, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने जिसके साथ इतना कोऑपरेट किया, जिसको एक तरीके से अपना बड़ा भाई माना, बहुत अच्छा हमारा लाइक कनेक्शन था। तो और मैं घर पे आया, मैंने वो पैसे निकाले और मैंने उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसमें मैंने अपनी पूरी सारी कहानी बताई कि किस तरीके से मुझे पैसे दिए और किस तरीके से मैं जब घर आया तो मैं रोता हुआ आया। उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन इन्होंने मुझे कॉल की, मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई। 2 दिन तक मैंने तकरीबन उनकी कॉल नहीं उठाई क्योंकि मेरा दिल इतना ख़राब हो चुका था कि मुझे बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं इसके साथ कुछ बात करूं या कुछ मैं उसको बोलूं कि भाई मैं नहीं आ सकता ये वो। मैंने बोला मैं इसके बाद जाता हूं और जो मेरी लाइक इसका जो फाद एक्स्ट्रा वाला चैनल है इसकी मैं पे का बोल कर आता हूँ कि मुझे बताओ कि इसका क्या करना है, मुझे पे दो और फिर मैं आइंदा के बाद काम पे नहीं आऊँगा, ठीक है। अब ये हुआ कि मैं रात को इसके पास गया, इसके घर पे गया, हंसता हुआ गया, बिल्कुल हंसते हुए मैंने इससे मुलाकात की है वो, और इसको भी पता है कि इसने क्या नीच हरकत की है। तो ऊपर जाके मैं बैठा तो इससे बोला कि अब क्या बात करनी है मुझे पता, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो बात करने गया था, मैं ये बात करने गया था कि दूसरे चैनल जो आपका चल रहा है, ठीक है, उसकी 9 महीने की पे रहती है। 9 महीने पहले इसने चैनल बनाया था और 9 महीने से मैं इसके पास काम कर रहा था। तकरीबन मैं इसके पास कर रहा था 6 काम। आप अगर 6 काम के मुझे अभी तक 35,000 दे रहे हो तो ये मैं अपने साथ ही गलत कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इस चीज़ का अब जाके आइडिया होता कि उसामा अगर तुमने बोलना है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था, मैं इसलिए इस चीज़ को इतना वो नहीं कर रहा था। लोग ऐसा था कि बहुत लाइक भाइयों की तरह हमारा कनेक्शन था, किसी चीज़ की इसने मुझे रुकावट नहीं दी हुई थी। मैं अगर चाहूँ तो मैं इसकी गाड़ी भी चला सकता था जो उसके पास एवरी थी, और मैंने वो भी चलाई है, मैंने 150 भी चलाई है, और खाना पीना हमने साथ किया, मेरे घर उठा बैठा है, खाया पिया है, मैं इसके घर खाया पिया हूँ। तो हमारा ऐसा कोई वो नहीं था। वो इसलिए ऐसा होता था कि यार बंदा कहीं भागने वाला तो नहीं है ना, मुझे इसका घर का पता है, इसको मेरे घर का पता है, कहाँ जाएंगे भाग के भी। बट ये चीज़ मेरी टोटली गलत साबित होगी। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत जल्द इसका चेहरा दिखा दिया कि उसामा अब इससे बाहर निकलना है तुमने। मैं जब इसके पास बातें क्लियर करने के लिए गया तो ऐसा बोला आप बताओ कि क्या सीन है, 5,000 का तुम क्या कह रहे थे। मैंने बोला वो तो छोड़ दो, वो तो मैं क्लियर करने भी नहीं आया क्योंकि मुझे पता है कि वो चीज़ आपने माननी नहीं है। तो समझा तू बात क्लियर कर, जो आज है वो बात क्लियर कर। मैंने बोला सही है। मैंने उसको दोबारा से वो बातचीत दोहराई कि मैंने बोला 65 आपने मुझे दिए थे, 5,000 एक्स्ट्रा दिए थे, ठीक है, तो वो 5,000 गायब थे। इसने बोला अगर 5,000 गायब होते तो मैं हिसाब किताब में 65 क्यों लिखता। मैंने बोला आपने जो हिसाब किताब में लिखा 65 वो तो मेरे बन रहे थे, जो 5,000 एक्स्ट्रा थे वो तो आप नहीं लिखोगे ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो तो आपने अपनी खुशी से दिए थे। तो हमारा जो हिसाब बन रहा था, हमारा जितना हिसाब बन रहा था, जितने मेरे पैसे बने थे, आप तो वही लिखोगे हिसाब किताब में जो हमारा हिसाब किताब का था। इसने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला चलो ऐसी बात नहीं है अगर, तो आपने मैंने जैसे पैसे उठाए आपने मुझे ये क्यों बोला कि मैंने तेरे 5,000 रुपये गाड़े हैं। इसमें मैंने ऐसा बोला था। अब यहाँ पे ये बात डिनाई कर रहा है, आप ये नहीं मान रहा। मुझे पता है फात भाई, मैंने बोला मुझे पता है फात भाई ये बातें छोड़ दो या वैसे भी नहीं मानोगे, और असल जो बातचीत हमारी खराब हुई है वो इसी बात पर ही हुई है। उसके बाद बहसबाजी हुई और नहीं माना ये अंदर। मैंने बोला छोड़ दो, फायदा नहीं है। तो दूसरा चैनल है आपका? ऐसा बोला हाँ। मैंने बोला 9 महीने से काम कर रहा हूँ। तो बोला हाँ। मैंने बोला इसकी पे मुझे बताओ कि आप कितनी स्टार्ट करोगे। हमारी ये तक बात नहीं हुई थी कि मुझे कितनी सैलरी देगा दूसरे चैनल की। इसे बोला कि मेरा चैनल अभी तक लाइक वो मोनेटाइज नहीं हुआ, मैं तेरी नवंबर की 1 तारीख से मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा। उस वक्त चल रही थी तकरीबन
सितंबर का 15 तारीख थी, उस वक्त सितंबर की 15 तारीख थी, और वो भी मैं तुम लोगों को प्रूफ दिखा रहा हूँ। यही बातचीत जो मैं क्लियर करने गया था, इसके बाद से मैं इसके बाद एक दफ़ा भी नहीं गया काम पे। तो इसने बोला कि मैं तेरी सैलरी स्टार्ट कर दूंगा, 20,000 रुपये मैं तेरी सैलरी रखूंगा। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला 20,000 रुपये इतना सारा काम कर रहा हूँ, आप 30 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बना रहे हो और उसको एडिट काटिए, वो आना जाना मेरा, फिर उसके बाद कैमरा एडिटिंग, आप मुझे 20,000 रुपये दोगे इसके। मैं इसको हमेशा एक बात बोलता था, फाद भाई एक प्रोफेशनलिज्म लो, स्टूडियो बनाओ, अपना पीसी खरीदो एटलीस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना काम बढ़ाऊँ, ताकि हमारा काम जो मैं एडिट कर पा रहा हूँ वो एक पीसी में जाएगी वीडियो और अच्छी क्वालिटी होगी। बट किस माइंड सेट का बंदा था, अपने पैसे अपने काम में नहीं इन्वेस्ट करता था, मुझे नहीं समझ आती थी। हमारे जो माइक होता था ना वो टूट गया था, उसका क्लिप भी टूट गया था, तो ये क्या करता था, चेन लगा के और यहाँ पे माइक बांधता था और यूँ यहाँ पे यूँ रखता था माइक, और जब हम लोग बातें कर रहे होते तो हम लोग वीडियो बना रहे होते तो माइक में चेन की आवाज़ आती थी धन धन धन। तो ऐसा बंदा था कि अपने काम में जब एक बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो वो मुझे क्या पैसा देगा सही से। इसलिए मुझे बोला कि मैं तेरी सैलरी रखूंगा 20,000 रुपये। इसको बोला जो मैंने आपके पास 9 महीने काम किया। इसने बोला हाँ, अब ये मैथ में थोड़ा कमज़ोर है। इसने बोला हाँ मैं तुझे तेरे पैसे दे दूंगा। अब जब मैंने हिसाब लगाया 20,000 मल्टीप्लाई बाय 9 तो वो मेरे बने तकरीबन 1,80,000 रुपये। मैंने बोला ये तो 1,80,000 रुपये बन रहे हैं। तो इसने बोला नहीं 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 नहीं, ये तो मैं नहीं दे सकता। अब इतनी इलॉजिकल बात इसने कही। इसने मुझे वहाँ पे बोला कि जो मैं खुशी से देना चाहूँगा वो मैं तुझे दे दूँगा। तो मैंने बोला ये क्या बोल रहे हो आप? इसने बोला जो मैं तुझे खुशी से देना चाहूँगा वो मैं तुझे दे दूँगा, 9 महीनों की जो तेरी सैलरी बढ़ी है। मैंने उसको बोला कि आपका काम मैंने ऐसा कभी किया है कि मैं आपको बोलूं कि फाद भाई आपने मुझे कोई वीडियो दी है, मैंने आपको बोला कि फाद भाई ये तो वीडियो मैं एडिट नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं आप ऐसे ही डाल दो। मैंने आपको ऐसा किया, मैंने आपका काम पूरा टाइम पे करके दिया है, एक एक चीज़ मैंने आपको करके दी है, और आप मुझे ये बोल रहे हो कि मैं तुझे खुशी से दे दूंगा। जैसे बोला 1,80,000 तो नहीं दे सकता मैं, ये वो। अब ना मेरा वहाँ पे हो रहा था कि मेरे दोबारा से वो निकल आते, आंसू निकल आते, मेरे से नहीं कंट्रोल हो रहा था। मैंने बोला यार मेरा दिल अल्लाह की कसम इतना ज़्यादा दुखा हुआ था, मैं नहीं बता सकता कि किस तरीके से बिहेव कर रहा था। मैंने बोला यार ये क्या बंदा है यार। मैंने बोला फाद भाई इंशाल्लाह मिलेंगे, फिर कभी मुलाकात हो पाई तो ठीक है मैं चलता हूँ। और मैंने उसको ये अल्फाज बोले, और मैंने बोला मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। इसने बोला तू जा रहा है बस? मैंने बोला हाँ मैं जा रहा हूँ। अब असल वजह ये भी थी कि मैं इसके पास 2 दिन तक जब मैंने कॉल नहीं उठाई थी इसकी, जब इसने मेरे साथ वो किया था सैलरी का मामला, तो मेरी गाड़ी की चाबी इसके पास थी। अगर मैं डायरेक्ट इसको फ़ोन पे बोलता कि मैं काम छोड़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरी गाड़ी की चाबी भी इसने नहीं देनी थी, क्योंकि जब एक बंदे की बॉडी होती है ना, जब एक बंदे का मोटा शरीर होता है तो उसके साथ उसका एक मोटा दिमाग भी होता है, तो बदमाशी पे उतर आता है। तो मैं इसको डायरेक्ट नहीं मना कर सकता था कि फाद भाई मैं नहीं आ रहा काम पे, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए, मुझे वो दे दो। ऑफकोर्स ये मना करता, बदमाशी दिखाता, बोलता मैं नहीं दे रहा गाड़ी की चाबी, जो करना है कर ले। जैसे मैं सोच के गया था और उसी तरह हुआ। मैंने इसको वहाँ पे बोला कि फाद भाई मेरी गाड़ी की चाबी दे दो। जब मैंने इसको बोला कि फाद भाई ज़िंदगी रहे तो इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, इसने बोला तू काम छोड़ा है। मैंने बोला फाद भाई जब एक बंदा कॉपरेट ही नहीं कर पा रहा मैं क्या करूँ, मुझे बस गाड़ी की चाबी दे दो मेरी। इसने बोला मैं तो नहीं दे रहा, जा। मैंने जैसा सोचा था वैसे ही किया। इसने बोला मैं तो नहीं दे रहा, जा। मैंने बोला आप कॉपरेट। फिर मैंने बोला, इसने जब ये बात बोली ना, मैंने बोला यार ये मुझे गाड़ी की चाबी नहीं देगा। अब अल्लाह ने अगर ऐसा मामला हुआ कि मैं अगर थोड़ा बहुत भी गुस्सा करूँ या फिर कुछ मैं बोलूँ हाथापाई पे अगर बंदे उतर आए तो जाहिर सी बात है वो उतना मोटा बंदा और मैं कहाँ पे, तो अब मैंने जाहिर सी बात है मुझे थोड़ा सा वहाँ पे दिमाग लड़ा था पड़ा। मैंने बोला यार, मैंने बात घुमाना शुरू कर दी। मैंने बोला जब एक बंदा मेरे साथ कॉपरेट ही नहीं कर रहा मैं क्या करूँ। तो फिर उसने बोला कि यार मैं तुझे 20,000 रुपये दे तो रहा हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। अब मैं बात बढ़ाने की कोशिश की कि मैं इसके पास खुशी खुशी जाऊँ और घर जाके मैं इसका बिल्कुल भी मतलब फ़ोन ना उठाऊँ, मैं अपनी गाड़ी की चाबी लूँ। जब एक बंदे ने मुझे इतनी बात बोल दी इलॉजिकल कि मैं तुझे सिर्फ खुशी से पैसे दूंगा, अब अगर मैं उस चीज़ पे एग्री भी हुआ था तो आगे मैं किस जवाब से मैं बोलता कि मैं उस चीज़ पे एग्री हो गया। अगर ये खुशी से मुझे 100 रुपये भी दे देता उस 9 महीने की मेहनत की, जो कि 1,80,000 रुपये बन रहे थे, तो मैं क्या करता। मेरे ऊपर तो यही आता कि तुमने एक्सेप्ट की ऑफ़र। तो फिर उसके बाद अब मुझे अपनी गाड़ी की चाबी चाहिए थी, तो मैंने बोला कि भाई आप कॉपरेट नहीं कर रहे। तो उसने बोला भाई मैं तुझे 20,000 रुपये दे रहा हूँ और मैं तुझे खुशी से दे रहा हूँ, वो तू रख रही हो। तो मैंने उसको बोला चलो ठीक है। और मैंने बोला कि मेन चैनल की जो आपने बकायद में बात बोली थी सैलरी बढ़ाने की, उसका क्या, क्योंकि मैं बातें पूरी क्लियर करने गया था, मैं डरने वाला नहीं था कि मैंने बोला कि मैं नहीं बोल पाऊँगा। वो ऐसा बोला मैं तेरी बढ़ा देता हूँ। तो उसने बोला कि मैं तेरी कर देता हूँ 35 से 37। अल्लाह की कसम मुझे उस वक्त मैं मुस्कुराया, मैंने बोला सही है। मैंने बोला सही है, आपने मैं 1 साल पूरा आपके पास हुआ, मुझे आपको 35 से और आप मेरे सिर्फ 2,000 रुपये बढ़ा रहे हो। मैंने बोला सही है।
फिर उसके बाद इसने बनाना शुरू करती है रूल, जैसे कि इससे पहले भी जो उसने पिछले साल मेरी सैलरी बनाई थी रूल बनाए थे, और इस बार भी रूल बनाएगा। इसने मेरे पर बहुत सारे रूल बनाए थे जो कि मैं इधर लगा रहा हूँ। सारी चीज़ों पर एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बोला ठीक है चलो कल से मैं आता हूँ, देखते जो भी मामला होंगे। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी ली, मैं बाइक में आया था और फिर मैंने गाड़ी में जाना था चाबी लेके किसी तरह, और मेरी मुन्ना शपाटर जो है तो जो 50 बाइक है वो उसी के पास खड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी की चाबी, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं अपनी घर की तरफ निकल गया। मैं घर पे गया और मैंने अपने अब्बू से बातचीत की। मेरे अब्बू ने बोला बस सही है, जब एक बंदा इतने रूल लगा रहे, इतनी पाबंदी कर रहा है, तो मुझे ये बताओ कि तुम एक यूट्यूबर के पास काम कर रहे हो या एक सैलानी के पास काम कर रहे हो, कि तुम्हें एक तो इतने पैसे दे रहा है और ऊपर से इतने रूल लगा रहा है, ये कोई सैलानी खोला वैसे। मेरे अब्बू ने ये बातचीत बोले। मैंने बोला सही कह रहे हो आप, तो मैं इसके पास कल से नहीं जाता हूँ। मैंने उसको रात को ये बात नहीं बताई थी। इसने मुझे कल कॉल की, इसने बोला उसामा कहाँ पर है। फिर मैंने उसको टेक्स्ट पे लिख के दिया कि फात भाई इतने रूल जब मैंने घर आके देखे, तब मैंने इसको बोला कि फात भाई फ़ायदा नहीं, ऐसे मैं नहीं कर सकता। ये तो बिल्कुल नॉन सीरियस बिहेवियर है यार। ये सारा चीजें तो हम लोगों ने डिसाइड कर ली थी, फाइनल हो गया था सारा कुछ। तो अब तो तू ही बोल रहा है मैं घर जाके देखूंगा, ये होगा। मैं तो आपके आश्रम में, क्योंकि आपका काम था ये सारी चीजें हैंडल करना, मैं आपके आश्रम में बैठा हुआ था। अब इसको अगर थोड़ा सा भी होता ना कि इसने मेरे साथ कैसे खेला है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ये मेरा इंतजार कर रहा था सारे बंदों को बुला के। इसने अपनी मेहनत की, सारी मेहनत की, अरेंजमेंट की, ठीक है। एक इंतजार कर रहा है एक बंदे का, और जब वो नहीं आया तो कैसा महसूस होता है। और जब मैं इसके घर के नीचे आधे घंटे का सफर तय करके जाता था, धूप में होता था मैं, ठीक है, मैं अपने आप को मस्जिद में रोकता था, मैं वजू करता था, नमाज पढ़ के जाता था ताकि मेरे जिस्म को थोड़ी ठंडक मिली। वहाँ पे ठंडा पानी होता था। और मैं जब इसके घर के नीचे जा रहा हूँ, ये कहीं गया, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ और मुझे सामने से अगर ये बात बोले कि भाई तू मर क्यों रहा है, मैं आ रहा हूँ ना, तेरा काम है आना, पेरेंट्स देना। और जब मैंने उसको सिर्फ आधा ही घंटा इंतजार किया वहाँ पे जहाँ पे इसने सारी अरेंजमेंट की हुई थी, तो ये इसका बिहेवियर था उस वक्त। तो उसको इस चीज़ का ख्याल नहीं हुआ। फ्लैशबैक मेरे दिमाग में आया कि इसको कैसा फील हो रहा है और मुझे कैसा फील होता था। अब शायद इसको थोड़ा बहुत रियलाइज़ हो। जो मैं सितंबर की 15 तारीख को उससे सारी बातचीत क्लियर करने गया था, इसने बोला कि मैं तुम्हें वो पैसे भेज रहा हूँ, यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा और यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा। फिर इसको मैंने अपना बैंक अकाउंट भेजा। मैंने बोला कि यार मुझे मेरे 15 दिन के भी पैसे दे दो। तो इसने बोला ओके मेरे पास तुम्हारा बैंक अकाउंट आ गया है। तो मैंने बोला ठीक है मुझे भेज कर बता देना। फिर उसके बाद मैंने इसको इतने मैसेज किए कि इसके बाद इसने मुझे जवाब ना दिया और ना ही मेरे इसने पैसे भेजे। जब इसने मुझे एक महीने तक कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मिशकात भाई के पास गया। तो इन्होंने मुझे बात भाई का नंबर दिया। मेरे बात भाई को मैंने कॉल की, बात भाई को मैंने सारे मामला बताए। बात भाई ने बोला चलो ठीक है उसामा मैं करता हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि बहुत मुश्किलों से इनको कॉल कर करके मैं बोलता था क्या हुआ मुझे बता दो कि मिलना है। इन्होंने बोला था कि तुम और फहद को मैं सामने बिठाता हूँ, जो भी मामला था वो क्लियर करता है। मैंने बोला सही है। अब ये था कि मेरे अब्बू भी सारे मामला बताते कि मेरे अब्बू ने बोला कि तुम अकेले नहीं जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने बोला सही है। फिर हम लोग मिलने गए सुबह 11 बजे की ऑफिस, तो जहाँ पे इनके अब्बू भी बैठे हुए थे, इबाद भाई भी बैठे हुए थे और फहद भाई भी आए हुए थे। तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, सारी बातचीत हुई और बड़ी लंबी बातचीत हुई। इनके अब्बू ने ये बोला था कि उसामा तुझे 195 नहीं तुझे पूरे 2 लाख रुपए दिलवाऊंगा, तू टेंशन नहीं लेना, तुझे तेरा हक मिलेगा। इनके अब्बू ने अल्लाह गवाही की यहाँ तक ये बात की थी। मैंने बोला कि अंकल मुझे बहुत शुक्रिया, मुझे 2 लाख मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे जो मेरा हक बनता है एटलीस्ट मुझे वो दिला दो। इबाद भाई ने अच्छा कोऑपरेट किया मेरे साथ उस वक्त। इबाद भाई ने बोला तुम उसामा बेफिक्र रहना कि ये मेरा भाई है तो मैं इसकी साइड बिल्कुल भी नहीं लूँगा, तुम बेफिक्र रहना। मैंने बोला सही है। इबाद भाई को मैंने सारा मामला बताया। इबाद भाई समझ गए थे असल जो बात स्टार्ट हुई थी वो इस 5000 की वजह से हुई थी। तो फिर मैंने अपना सारा मामला क्लियर किया। फिर फहद भाई ने सारा मामला क्लियर किया। अब ये हुआ था कि उनको वो फहद भाई को वीडियो बनाने जाना था, वो पहले ही चले गए। तो इबाद भाई ने बोला बस सही उसामा तो मुझे अपना जो भी हिसाब बनना था उन्होंने बोला कि तुम मुझे टैक्स में लिख के देना और जो भी हिसाब बनना था वो मैं तुम्हें क्लियर करवा दूंगा। मैंने बोला चलो ठीक है। मैं घर पे गया, मैंने हिसाब भेजा। दोबारा इन लोगों ने मुझे कैसे खुआर करना शुरू कर दिया। अच्छा ये सारा तुम लोगों को शो हो रहा हो जो कि मैंने उनको हिसाब भेजा। फिर इसके बाद मैंने 2 नवंबर को मैसेज किया, मैंने 4 नवंबर को मैसेज किया, मैंने 6 नवंबर को मैसेज किया। इन्होंने मुझे मेरे ही हक के लिए इतना ख्वार किया, इतना ख्वार किया। इन्होंने मुझे इतना प्रेशराइज किया, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे थे। मैंने बोला कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि अपना हक मैं आपसे मांग रहा हूँ। मुझे एक वक्त के लिए इतना रिग्रेट हुआ कि मैंने इस बंदे के पास जॉब ही क्यों की। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मुझसे और ये वीडियो नहीं बनाई जा रही। मैं यही कहना चाहूँगा मुझे आप लोगों की इस वक्त सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एटलीस्ट एक बार जाके इसके कमेंट सेक्शन में बोल दो कि उसामा का हक उसे वापस करो। मुझे पता है ये कमेंट सारे रिमूव कर देगा। और अगर जो इसके साथ काम कर रहा है मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूँगा कि एहतियात हो जाओ, ठीक है। ये ऐसा बंदा नहीं है कि इसके पास अपना टाइम ज़ाया किया जाए, काम तो दूर की बात है। ये हर किसी के साथ ऐसा करता है। इसने एक बच्चे के साथ भी ऐसा किया था जिसका मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है। और अगली वीडियो में वो सारा मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे लोगों के साथ खेलता है। इसकी ये एक आदत बन चुकी है कि हर किसी के साथ अब ये स्कैम कर रहा है। मुझे बस आप लोगों की सपोर्ट की सख्त जरूरत है। मैं अपना हक जाने नहीं दूंगा, मैं इसके खिलाफ करूंगा कानूनी कार्रवाई और उसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त जरूरत है। इसको मेरी सारी इन्फॉर्मेशन का पता है। अगर या तो मुझे ये थ्रेट करता है या कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदारी ये होगा।
इंशाल्लाह आपकी वाइफ को भी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, मेरे साथ रहना। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी तरफ से तुम लोग को ये है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सैयद फ़ाद की वीडियो के चैनल के नीचे जाके कमेंट करो, उसामा को उसका हक दो। जो ये पैसे खा के बैठे हैं ना, मोटे ही हैं, अब मोटा नहीं है, मोटे हैं, क्योंकि वो भी वो नहीं उठा रहा कॉल ना मैसेज देख रहे हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो, इसको इसका हक मिलना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।